हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। और जो आपका 12 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 12 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा, मैं उसमें संपूर्ण सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा और विथ PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड और एग्ज़ाम की तरह कंटेंट। PYQ मतलब मैं पेपर से पुटअप किया हूँ, आपके जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे पुटअप किया हूँ और मैं उन्हीं की जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मतलब ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है मदाहा से, ऑप्शन सी है लेखैया से और ऑप्शन डी है। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा दमदमा से, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। यानी भीमबेटका जो आपकी गुफा है जिससे हमारे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2013 में। यानी जो आपका GS1 होता है और GS2, तो ये GS1 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी और ऑप्शन सी है सिंगरौली, ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन, जो कि आपके मध्य प्रदेश में यानी MP में पड़ता है। ऑप्शन 3 है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि पुरानी सभ्यताओं के अनुसार ये लोग कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाते थे। और इसमें जो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है बुर्जहोम में, ऑप्शन बी है कोल्डियावा में, ऑप्शन सी है दमदमा में और ऑप्शन डी है मांडो में। तो इसका राइट आंसर होगा बुर्जहोम में, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अब ऑप्शन 4 है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। ये द फेमस क्वेश्चन, ये आपके हर एक एग्जाम में पुटअप करता है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। इसका ऑप्शन ए है पंतजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि और ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। ये आपका पूछा था यूपी पीसीएस प्री 2013 में। ये जो आपके क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं, ये आपके जो यूपी पीसीएस और UPSC इनकी जो संस्थाएं हैं उनके साइट से हमने पुटअप किया है इनको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि, यानी कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकारी है। यानी कि बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र प्राय चित्रित चित्रकारी है। ऑप्शन ए है अजंता में, ऑप्शन बी है बादामी में और ऑप्शन सी है बाघा में, ऑप्शन डी है एलोरा में। तो इसका राइट आंसर होगा अजंता में, आपके अजंता गुफा। ये जब यहाँ से पुराने अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं, अजंता हो, एलोरा हो, अभी आप लोगों को मैंने भीमबेटका के बारे में डिस्कस किया है, ये सब गुफाएं हैं, यहाँ से आपको प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन 6 है कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा उदाहरण है। यानी कि भारत, पहले तो आप लोग ये जानिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब उस रेखा के बारे में कहा गया है कि मतलब ऑप्शन ए है अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी है अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन सी है पूर्ववर्ती सीमा का और ऑप्शन डी है परवर्ती सीमा का। ये आपके MP PCS 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अध्यारोपित सीमा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। मतलब कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। पहले आइए हम इनके ऑप्शनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं
कि असम, असम से एक नृत्य बहुत ही फेमस है बिहू। ठीक है, आप लोगों के एग्जामों में पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का है, ये असम का है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ठीक, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और मेघालय की मतलब 3 जनजातियों के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाई जाती है। गोरो, खासी, जयंतिया ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। और ऑप्शन डी मिजोरम। मतलब इनके जो ऑप्शन है हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जिसमें बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ऑप्शन 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 8, यानी कि सी ऑप्शन। ये आपके यूके पीसीएस मेंस यानी कि आपके मेंस का है 2010। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है। 23 डिग्री 31, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। और किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। पहला है इसमें गुजरात राज्य, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और जो 8वां है मिजोरम। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है। माने मानक समय रेखा जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग हैं पढ़ते हैं, यहाँ नहीं लिखा है। बच्चे अक्सर इसमें गलतियाँ करते हैं। एग्जामिनर इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन और आंसर जो है इसका सेटअप करता है, यहाँ नहीं लिखा है और बच्चे हैं मारेंगे निकल जाएंगे। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यानी कि इसका राइट आंसर होगा मुंबई। यानी कि आपकी जो भारत मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, मुंबई से नहीं गुजरती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यानी कि ये आपके दक्षिणी छोर की बात कर रहा है यहाँ की दक्षिण का इसमें दक्षिणी छोर की बात कर रहा है आपसे कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका ऑप्शन ए है कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम में, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेर पर। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्यों है इसमें। अब आइए देख लेते हैं। अब यहाँ से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होंगे। इसके पहले हमने जियोग्राफी किया, फिर हिस्ट्री की। अब पॉलिटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक। ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपके आईएएस मेंस का, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आईएएस मेन 2015 का क्वेश्चन है। और इसमें राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, यानी संविधानवाद, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में इस संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्रिटेन से और ऑप्शन डी भूतपूर्व सोवियत संघ। ब्रिटेन से आप लोगों को पता है कि नागरिकता ली गई है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से ही। ठीक। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 1935 यानी भारतीय संविधान में बहुत से कानून व नियम मतलब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पुटअप किए गए हैं, यानी कि लिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे है हम लोग। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक। ऑप्शन है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है।
ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ये आपके सुधार दिए गए हैं। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। 1919 में एक और घटना, बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटित थी, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित थी। इसमें ऑप्शन बी है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? यानी यहाँ पे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, जो ये यूपीपीसीएस का ही है क्वेश्चन, कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है वारेन हास्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनकी सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इसमें लॉर्ड मिंटो हैं और लॉर्ड मैकाले। तो विधि आयोग का अध्यक्षता इसमें जो हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। इसका राइट आंसर होगा कि लॉर्ड मैकाले, यानी कि इसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यानी लॉर्ड मैकाले। अब क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर कौन थे? इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसके पहले जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस क्वेश्चन की, आप देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे देखिए इस वर्ड को आप लोग ध्यान से, स्वतंत्र भारत की बात किया है, और इसमें जो राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। अभी 7/8 को 2025 में आपका पेपर हुआ था पेट का, तो इनके श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में पूछा था कि राजा जी किनको कहा जाता है, तो राजा जी इन्हीं को कहा जाता है, राजा जी श्री राजगोपालाचारी को। इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। अब सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसमें जो दिया है कि सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की, ऑप्शन ए है क्रिप्स, ऑप्शन बी रेडक्लिफ, और ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर होगा रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान, यानी बी प्लस पी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का विभाजन रेडक्लिफ ने किया था, और उस रेखा को भी रेडक्लिफ ही कहा जाता है। अब यहाँ से आपके जो हैं अर्थ, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन शुरू होंगे। यानी कि आपने हिस्ट्री देखा, जियोग्राफी देखा, पॉलिटी देखा, अब यहाँ से आप इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिनको आता है तो उनके लिए वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्लस समाजवादी, यानी इन दोनों को मिलाकर आपकी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, जिसमें P, ये हमारा फार्मूला है, P + S = M, यानी कि इसको याद रखिएगा, आप इसको ध्यान देंगे तो एग्जाम में आपको याद हो जाएगा, PS = M, यानी पूंजीवादी प्लस समाजवादी बराबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। इसका ऑप्शन ए है एक पिछड़ा एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन ए जो आपका डी है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि एक विकासशील, मतलब कार्य अभी प्रगति पर है, इसके अकॉर्डिंग। विकासशील मतलब प्रोग्रेसिव है। ठीक, यानी कि धीमे धीमे विकास हो रहा है। अब
ये अब क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ गए हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी कि आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था आप किसको कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है मुद्रापूर्ति पूर्णतः निर्थित हो। ठीक, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, और ऑप्शन डी न तो निर्यात और न ही आयात। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा न तो निर्यात और ना ही आयात, मतलब इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्लोज्ड होते हैं। ना ही आप इसमें आयात करते हैं और ना ही निर्यात, मतलब ना ही इसमें आप कोई वस्तु बाहर बेचते हैं और ना ही कोई वस्तु बाहर से अंदर आप खरीदते हैं इसमें। यानी कि न तो निर्यात और ना ही आयात, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लोज्ड रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक माप है? यानी कि किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक माप करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। तो इसका राइट आंसर होगा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी पर कैपिटा प्रोडक्शन होगा, सॉरी पर कैपिटा प्रोडक्शन यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद लिखा है यहाँ पे। ऑप्शन 23, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी रूप में प्रकाशित किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी रूप से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई तो आप लोग जानते हैं कि ये मौद्रिक नीति बनाती है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935, 1934 का यह एक्ट था, इसके तहत 1 अप्रैल 1935 की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब भारतीय योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक, ऑप्शन 23 का ऑप्शन सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी राइट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी जिनको आता है उनके लिए तो इजी है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आपके यूपीपीसीएस यानी यूपीपीएससी प्री 2023 और 2015 यानी 2013 और 2015 का एक क्वेश्चन है। अब इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, यानी कि इक्को मार्क किसको दिया जाता है? यानी शुद्ध और मिलावट रहित हों, यानी किन प्रोडक्टों को इक्को मार्क दिया जाता है? जिसमें ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्धि हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी अधिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ग्रीन आर्मी ठीक को किस देश ने प्रारंभ किया था? ये पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, अब हम इसमें बायोलॉजी देख लेते हैं कि यानी कि यूपीपीसीएस जो है आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए, यानी कि संपूर्ण सब्जेक्ट GS1 और GS2 यानी सीसेट भी और आपकी जो सामान्य अध्ययन होते हैं, इन दोनों के जो क्वेश्चन है हम करवाते हैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है, यानी कि कपि के बारे में कहा है। ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी चिंपांजी, ऑप्शन सी गोरिल्ला और ऑप्शन डी ऑरेंग औटन। तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट क्वेश्चन होगा गिबन,
यानी कि मानव सदृश से लघुत्तम कपि गिवन है। अब नीलगाय, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि नीलगाय आप लोगों ने देखी भी होगी, गांव देहात में बहुत देखने को मिलती है कि नीलगाय निम्न कुल में आती है। अब गाय समझ के आप लोग ये मत समझ जाइएगा कि ये गाय कुल में आती है, ठीक है। उसके आइए हम इसके आंसर देख लेते हैं कि ये नीलगाय निम्न में से किस कुल यानी वंश में आती है। इसका राइट आंसर होगा हिरण। नीलगाय आपके हिरण में आती है। अब क्वेश्चन हम लोग टच कर चुके हैं, एकदम फाइनल टच क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी इसमें हम लोग यूपी स्पेशल भी पूछता है ना, तो यूपी स्पेशल के भी हम लोग क्वेश्चन कुछ ले लिए हैं। ये सब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको 12 अक्टूबर, टारगेट 12 अक्टूबर, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। और हमने जो ये सब क्वेश्चन लिया है आपके PYQ से उठाया है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, कंटेंट में कोई कमी नहीं और पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं, ठीक है। आप ऐसा पढ़िए कि पेपर निकल जाए, ये नहीं ऐसा पढ़िए कि आप ही निकल जाए, ऐसा पढ़िए कि पेपर निकल जाए। ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल और काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के अकॉर्डिंग इसमें जलोढ़ मिट्टी होगी। हम लोग अब फाइनल क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं। ये हमने करा दिए हैं आपको यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यानी कि चाइल्ड म्यूजियम के बारे में बात कहा है, कहाँ है, प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी गोरखपुर। UPPSC प्री 2010, ठीक है। हम आपको इतना नहीं पढ़ा रहे हैं कि आए ही ना, मैराथन और राथन के चक्कर में कोई मतलब नहीं है। कंटेंट कंप्रोमाइज करिएगा, आप पेपर उठा के देखिएगा और फिर कहिएगा। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। लखनऊ की एक मतलब चिकनकारी फेमस है, यहाँ की कला है चिकनकारी, ठीक है। तो हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं हमारे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शिवम स्टडी स्टेशन, और इसमें कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा कि ये कैसा है, ठीक है। तो हमारा चैनल शिवम स्टडी स्टेशन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमारे वीडियो पे बहुत से व्यूज जा रहे हैं, ठीक। चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे देख लीजिए UPPSC यानी UPPCS, UPPCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, CTET और STET, TGT, PGT, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और NDA, टारगेट ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम को टारगेट करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को। तो जय हिंद मेरे साथियों, धन्यवाद।